जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 79। आज क्या सीखने जा रहे हैं हम? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या हो? कल तो हमने ये सीखा ना लेजिस्लेशन क्या होता, कैसे बनता, प्रोसेस क्या है लेजिस्लेशन का। आज एक नया कंसेप्ट हमारे सामने है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर में क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हमने अभी तक, याद है आपको? प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं ना कराऊं तो आप भी याद नहीं करवाते हैं सर, क्वेश्चन रह गए नहीं ना याद करवाते। तो आज हम इस सारे चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो कितने 5 है ना, 5 क्वेश्चन। और एक और काम करेंगे, वो काम क्या है? एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज भी डिस्कस, 3 काम: डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन और एमसीक्यू चैप्टर 1 के। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट, खत्म। तो सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो आपको पता है कोई ना कोई कानून। डेलीगेटेड का मतलब क्या है? डेलीगेटेड का मतलब है जो चीज किसी को डेलीगेट कर दी गई हो। जैसे अथॉरिटी होता है ना, अथॉरिटी, डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब क्या है? एक अथॉरिटी इनके पास है, इन्होंने वो अथॉरिटी इनको डेलीगेट कर दी, मतलब इनको ट्रांसफर कर दी। अब इनकी बजाय ये काम कौन करेगा? ये जैसे एजेंट का कंसेप्ट था, प्रिंसिपल के पास एक अथॉरिटी होती है तो कि वो अपने एसेट बेच सकता है, लेकिन जब वो किसी एजेंट को अपॉइंट कर रहा होता है तो बेसिकली वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि अब वो काम जो प्रिंसिपल ने करना था उसके बिहाफ पे कौन करेगा? एजेंट। तो लेजिस्लेशन किसका काम है पाकिस्तान में? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट को करना चाहिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि जब पार्लियामेंट अपनी इस अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दे किसी और को, जब पार्लियामेंट अपनी इस अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दे किसी और को। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या पार्लियामेंट को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी चाहिए? नहीं करनी। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, आइन ने उसको ताकत दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तो जो असल रूह है वो ये कहती है कि पार्लियामेंट कानून साजी करे। तो पार्लियामेंट के अलावा अगर कोई और कानून साजी करेगा तो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मैटर ऐसा आ जाता है जो बड़ा टेक्निकल नेचर का है, उसको जो हमारे पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियंस लोग होते हैं ना, वो समझ लेते हैं, लेकिन उसकी डिटेल टेक्निकल फंक्शनैलिटीज के ऊपर वो थोड़ा डाउट में आ जाते हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या होना चाहिए। जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप कैफ 7 में जाएंगे पढ़ने के लिए, कंपनी लॉ के लिए, तो उसमें आप एक चीज पढ़ेंगे कि जो भी आप अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं ना, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना सीखते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को भिजवाने से पहले एक एक्सपर्ट बंदे से चेक करवानी होती है, जिसे कहते हैं ऑडिटर। तो पाकिस्तान में एक कानून बनाया उन्होंने, कंपनीज एक्ट, जो ये कहता है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब उसके शेयर होल्डर्स को भिजवाई जाएंगी ना, तो भिजवाने से पहले एक एक्सपर्ट बंदा, ऑडिटर, उससे चेक करवा ली जाएंगी कि सही है कि नहीं, ताकि उसमें अगर कोई गलती वगैरह है वो दुरुस्त हो जाए। ठीक है, इसे कहते हैं ऑडिटर, जो ये चेकिंग करता है। चेकिंग करने के बाद ऑडिटर एक रिपोर्ट देता है जिस पे लिखा, ऑडिटर रिपोर्ट, जिस पे लिखा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। अच्छा, जब पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाना था ना, ये कंपनीज एक्ट 2017, तो उसमें ये बात तो उन्होंने लिख दी जो होनी भी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को भेजने से पहले ऑडिटर उनको ऑडिट करवाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगे, लिखा हुआ। लेकिन फिर पूछने वालों ने दूसरा सवाल पूछा कि सर ये तो आपने लिख दिया, लेकिन ये तो लॉ में आपने बताया ही नहीं
कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, उसमें कौन कौन सी मजीद बातें करनी हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना। डिटेल्ड मैटर्स तो आपने कंपनी में बताया, सिर्फ मोटी मोटी बात कर दी क्या ऑडिट होगा। अब ऑडिट किस तरीके से होगा, रिपोर्ट कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। उनका हम कैसे बताएं, हम कोई एक्सपर्ट थोड़ी हैं, हम कोई एक्सपर्ट। अब बताइए क्या आम आवाम को, शेयर होल्डर्स को, ऑडिटर्स को ये पता है कि ऑडिट होना चाहिए, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, वरना ऑडिटर कैसे, हर ऑडिटर अपनी मर्जी से अपने अल्फाज के मुताबिक रिपोर्ट देता रहेगा, जिसका मतलब कोई कुछ और समझेगा और कोई दूसरा कुछ और। तो बताइए कि सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट काफी है कि ऑडिट होना चाहिए, कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी लॉ को बताना चाहिए। ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं ना, ये थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्टीज इनके पास नहीं होती, इन्होंने सीए नहीं किया होता, इनको नहीं पता होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, डिटेल मैटर, टेक्निकल मैटर्स पे इनका नॉलेज नहीं होता। इस सूरत हाल में बताइए इनको क्या करना चाहिए। किसी भी लॉ की मेन जो रिक्वायरमेंट्स है वो खुद बना देनी चाहिए, लेकिन जो डिटेल और टेक्निकल नेचर की रिक्वायरमेंट है वो प्रोफेशनल्स को डेलीगेट कर देनी चाहिए। वो प्रोफेशनल कोई इंडिविजुअल, कोई मिनिस्टर भी हो सकता है, वो कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे इस स्पेसिफिक मसले के लिए जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर दी एससीसीपी को कि आप टेक्निकल लोग हैं, आप अब दूसरे लोगों के साथ मिलकर स्टेक होल्डर के साथ एक फॉर्मेट बनाएं, ऑडिटर के साथ, शेयर होल्डर के साथ डिस्कस करें, और वो फॉर्मेट फिर यूज किया जाएगा प्रैक्टिस में। इसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ने अपनी पावर, हालांकि वो भी लॉ का हिस्सा बन, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी लॉ का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि एक रेगुलेटेड बॉडी जिसे पार्लियामेंट ने ऑथोराइज किया है वो पार्लियामेंट के सेक्शंस के मुताबिक बना रही है। तो पाकिस्तान में सारे ऑडिटर्स के लिए लाजमी है कि उसी फॉर्मेट को फॉलो करें, तो वो भी लॉ का हिस्सा है। लेकिन ये ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट ने नहीं पास किया, किसने किया, ऐसे से किसी और बॉडी ने, किसी और मिनिस्टर ने, किसी और इंडिविजुअल ने। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी है ये लेजिस्लेशन, ऑडिट रिपोर्ट है, लेकिन डेलीगेटेड, पार्लियामेंट ने ये किसी और बॉडी को, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे। तो यही है। अब हम देखते हैं कि वो हमें किन वर्ड्स में समझा रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कहता है ये पावर है गिवन, पावर किस चीज की पावर, लॉ मेकिंग पावर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, लॉ मेकिंग पावर गिवन बाय पार्लियामेंट, किसको, किसी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो कोई मिनिस्टर, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी भी हो सकती है, जैसे एससीसीपी। किस लिए, टू मेक बायलॉ। बायलॉज क्या होते हैं, बायलॉज का मतलब है मेन लॉ नहीं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बायलॉज उसका कोई फर्दर अपेंडिक्स, वो बनाने के लिए। मेन लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो बायलॉज बनाने के लिए, ठीक है, कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन वगैरह के लिए पावर डेलीगेट कर दी जाती है। क्लियर। अच्छा, आगे कह रहा है फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ओनली। इसका क्या मतलब है कि जो कमीशन को, एससीसीपी को पावर दी जाएगी वो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए दी जाएगी, ठीक है। ये ना हो कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी वो बनाना शुरू कर दे, हालांकि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी ये उन्होंने लॉ में बता दिया है। तो जितनी को अथॉरिटी डेलीगेट की गई उसी पर्पस, ये तो नहीं है ना एजेंट को कहा जाएगा कि भाई ये इन्वेंट्री बेचो और एजेंट दुकान का भी सौदा कर दे, वो भी ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। जिस बंदे को भी हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं वो उसी स्पेसिफिक पर्पस, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं करना चाहिए उसको, सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अथॉरिटी एक्सरसाइज कर। एग्रीड। तो ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या, जब कोई लॉ मेकिंग पावर
पार्लियामेंट ने किसी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को दे दी, किस लिए? कि वो किसी खास मकसद के लिए लॉ बनाए। इसके फायदे क्या हैं? फायदे क्या है या रीजंस क्या है क्यों पार्लियामेंट ये काम करती है? टाइम सेव होता है। पार्लियामेंट बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर फोकस कर रही होती है, जो छोटे छोटे डिटेल मैटर्स होते हैं ना, ये वो टेक्निकल लोगों को दे देते हैं, भाई तुम डील करो। हम तो पार्लियामेंट का बहुत सा टाइम बच जाता है। यूज ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, लॉ मेकिंग में जो एक्सपर्ट लोग, जब हमने एससीसीपी को अब एससीसीपी में टेक्निकल लोग बैठे हैं ना, एससीसीपी में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट सेक्टर का नॉलेज है उन्हें, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो डिटेल प्रोविजंस हैं उनको बना सकते हैं। तो एक्सपर्ट नॉलेज भी इस्तेमाल हो जाता है, जो अगर सिर्फ पार्लियामेंट ही सिर्फ लॉ मेकिंग बनाती तो उसमें नॉर्मली एक्सपर्ट लोग नहीं होते, वो भी तो इक्का-दुक्का होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा बताइए, कानून जो बनता है, पार्लियामेंट जिस कानून को पास करती है एक्ट, क्या वो चेंज भी हो सकता है? लेकिन जिस तरीके से बनता है चेंज होने का प्रोसेस भी वैसे ही है, यानी पार्लियामेंट के थ्रू ही। और पार्लियामेंट के थ्रू जो लॉ बनता है या चेंज होता है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि पार्लियामेंट की मीटिंग रोज रोज नहीं होती, वो आपको पता है 130 दिन में, हो सकता है 2-3 महीने के बाद हो, फिर प्रेसिडेंट की अप्रूवल। तो पार्लियामेंट के जरिए से लॉ बनाने में और लॉ को चेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर यही पावर डेलीगेट कर दी जाए तो एससीसीपी के ऑफिसर तो हर रोज ऑफिस आते हैं ना, तो वो ज्यादा क्विकली और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लॉ बना सकते हैं। यानी स्पीड का मतलब क्या है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो जल्दी बन जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर उसको चेंज करना हो तो चेंज भी जल्दी कर सकते हैं। पार्लियामेंट में ना तो लॉ स्पीड के साथ बनता है और ना ही उसको चेंज करना हो तो वो स्पीड के साथ चेंज होता है, वो अपना टाइम लेता है, वो महीनों की बात हो जाती है। वही काम जो कि कमीशन दिनों में कर सकता है, वही काम पार्लियामेंट में हो वो महीनों में होता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में टाइम भी सेव होता है। किसका टाइम सेव होता है वाला? पार्लियामेंट का। एक्सपर्ट नॉलेज में यूज होता है किसमें? लॉ मेकिंग में, उस लॉ में जो डेलीगेट किया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी? लॉ को चेंज करने की। स्पीड भी है, किस चीज की स्पीड? हाँ, जल्दी बन जाए अमेंडमेंट। लेकिन जहां पे एडवांटेजेस हैं वहीं पे डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेज कहता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि आइन ने ये पावर पार्लियामेंट को दी, अब पार्लियामेंट ने आगे किसी और को दे दी, आइन ने थोड़ी दी। हालांकि ये ठीक है, कर सकते हैं, होता भी है, लेकिन बहरहाल आइन क्या कहता है कि लॉ मेकिंग किसको करनी चाहिए? पार्लियामेंट। तो इसीलिए इसको जब कोई लॉ मेकिंग डेलीगेट की जाती है तो इसको कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या ये फिर प्रेसिडेंट से भी पास होती है? थोड़ी देर के बाद इसका जवाब देता हूं। फिर लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, कि जो लॉ बन जाता है उस पर अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल करना मुश्किल। अच्छा, ये जनरल पूरी दुनिया का रूल है। एक काम पे जब 2 लोग इन्वॉल्व हो गए ना, 2 बंदे, अगर वो सही हो गया तो दोनों कहेंगे देखा मैंने कितना अच्छा काम किया, और अगर गलत हो गया तो कहेंगे देखा कितना गलत काम किया इसने, दूसरे ने। अच्छे काम का क्रेडिट सारे लेते हैं, गलत हो जाए तो कोई नहीं जिम्मेदारी लेता। यही वो कह रहा है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से लॉ मेकिंग होगी तो इस पे कंट्रोल रखना, अकाउंटेबल, ये डिसाइड करना कौन अकाउंटेबल है। अगर गलत लॉ बन गया, इनसे कहा जाएगा भी तुमने गलती की, एससीसीबी से कहेगा मुझे तो पार्लियामेंट ने कहा था, जैसा उसने कहा था मैंने वैसा ही काम किया। पार्लियामेंट से कहा जाएगा तुमने गलत किया, उन्होंने कहा मैंने थोड़ी किया, तो कमीशन नहीं किया, उसको जाके पकड़ो। तो अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन करना, कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है।
और बल्क में हो जाते हैं। जब किसी को पावर दी जाती है ना, तो वो फिर उस पावर हो सकता है गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे उसे कहा ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाने, कहा ऑडिटर रिपोर्ट चलो ठीक है, पब्लिक कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट लैदा कर दे, फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी के लिए हो सकता है लैदा कर दे, अनलिस्टेड के लिए लैदा, पब्लिक के लिए लैदा, प्राइवेट के लिए लैदा, एनजीओज के लिए लैदा, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए लैदा। भाई वो टेक्निकल बंदा तो ऐसे ही सोचता है ना कि जितनी ज्यादा टाइप्स हो जाए उतना बेहतर है। तो बल्क लेजिस्लेशन हो सकती है, यानी जिसको हमने पावर दी उसका बार बार इस्तेमाल कर सकता है। कलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं थी। अब आगे चलते हैं। जब हमने ये कहा कि इस पे कंट्रोल रखना मुश्किल होता है, इस पे कंट्रोल रखना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे, क्योंकि वो हो सकता है इस पावर को बल्क में यूज करे, हो सकता है हमने जो स्पेसिफाई पर्पस किया था उसके अलावा भी लॉ पास करता रहे, हो सकता है क्या नहीं? तो क्या कंट्रोल होना चाहिए इस चीज के ऊपर? कंट्रोल होना चाहिए किस चीज के ऊपर? कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, कि उन्होंने काम सही किया कि नहीं किया, और जो कहा था उसके मुताबिक ही किया कि नहीं किया। कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मकसद क्या है कि जिस अथॉरिटी को, जिस बॉडी को पावर डेलीगेट की लॉ मेकिंग के लिए, उसने काम सही, लॉ सही बनाया कि नहीं बनाया, और उसी पर्पस के लिए जिसे जो पर्पस कहा था उसके मुताबिक बनाया कि नहीं। दो तरह के कंट्रोल थे। कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर लिया हो, या जो काम नहीं था उसने वो भी कर लिया। दो कंट्रोल्स हैं, दो तरीकों से जिस अथॉरिटी को हमने पावर डेलीगेट की है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, एक है जुडिशियल कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है कि पावर डेलीगेट करते हुए रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। भाईजान आपने रिपोर्ट बनानी है सिर्फ ऑडिट के लिए, डायरेक्टर्स की नहीं बनानी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट बनानी, डायरेक्टर रिपोर्ट, और सारी कंपनीज के लिए एक ही तरह की रिपोर्ट बनानी है, हर एक के लिए अलग अलग नहीं बनानी। ये ना बल्क में लेजिस्लेशन कर दो। तो ये क्या है, पार्लियामेंट ने पावर देते हुए उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद दूसरा कंट्रोल कि जो भी लॉ मेकिंग होगी, लेजिस्लेशन होगी, पार्लियामेंट ने कहा हमसे अप्रूव करवा लेना बाद में, यानी सारा काम उन्होंने किया, फाइनल अप्रूवल फिर भी पार्लियामेंट ने अपने हाथ में रखी है। फाइनल अप्रूवल किस लिए अपने हाथ में रखी पार्लियामेंट ने? ताकि देख ले कंट्रोल के तौर पे बल्क में तो नहीं लॉ मेकिंग कर दे, और जो पर्पस कहा था, स्पेसिफाई किया था, उसी के मुताबिक लॉ मेकिंग की है ना, अप्रूवल। यह है पार्लियामेंट। जुडिशियल पार्लियामेंट जुडिशियल कंट्रोल क्या है कि कोर्ट के पास चले जाएं। अगर पाकिस्तान के किसी भी शहरी को लगे कि कोई लॉ गलत बना है, सही नहीं बना, ठीक है, कमीशन ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, तो वो अदालत में जाके पिटीशन फाइल कर सकता है कि सर बराए मेहरबानी ये जो कानून पास हुआ है इसको नल एंड वाइड करार दे दीजिए। जैसे वो आजकल वो जो नैब का कानून पास हुआ है, अमेंडमेंट्स, वो कोर्ट में चैलेंज कर दे कि सर इनको रिवर्स कर दीजिए। कोर्ट अगर ये समझे, मुतमिन हो जाए कि ये वाकई जो डेलीगेटेड अथॉरिटी दी गई थी, लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम कहा गया था, ये उस अथॉरिटी ने, एससीसीपी ने काम ठीक नहीं किया, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? उस लॉ को नल एंड वाइड कर सकता है। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। अल्ट्रा वाइज का मतलब है बियॉन्ड दी पावर्स। अल्ट्रा वाइज का मतलब क्या है? बियॉन्ड दी पावर, यानी अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिस अथॉरिटी को डेलीगेट की गई है, वो उसको जो पावर दी गई थी, जो पर्पस दिया गया था, उससे एक्सीड करे, उसके अलावा उससे हटके लॉ मेकिंग करे, तो इसे क्या कहते हैं? ये लॉ मेकिंग क्या है? अल्ट्रा वाइज। कोर्ट में साबित कर देना अगर ये अल्ट्रा वाइज लॉ मेकिंग है, फौरी तौर पे कोर्ट ऑर्डर कर देता है क्या ये नल एंड वाइड है, इसने तुम्हें अथॉरिटी से एक्सीड किया। क्लियर? जैसे अगर कमीशन से कहा था एक ही रिपोर्ट बनानी है सबकी, कमीशन ने फिर भी 4 रिपोर्ट बना दी,
तो बाकी की 3 रिपोर्ट क्या करें, कोर्ट में जाए, कोर्ट से नल एंड वाइड करार दे देंगे। यह है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो बताइए ये कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली अच्छा लगा कि नहीं लगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है प्रैक्टिस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट होना चाहिए, और कितना कह रहा है नहीं सारा काम पार्लियामेंट करे, पार्लियामेंट ही करे सारा? नहीं चल ठीक है, ये वैसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछ लिया। अब ऐसा कीजिए, हाँ पढ़े लिखे बंदे को भी तो आना चाहिए लॉ मेकिंग में, शाबाश। तो हाँ, तो पार्लियामेंट में पहुंचना ही शौक है लॉ बनाने का, वो कह रहे हैं तो पार्लियामेंट में पहुंच जाए, ठीक है। 12 तो आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट आपने पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रीड करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। हाँ 2 टर्म्स, सॉरी 1 मिनट, 2 टर्म्स और आपके साथ डिस्कस कर दूं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किसको कहते हैं? उस कानून को जो पार्लियामेंट में पास हुआ उसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। तो जो कानून पार्लियामेंट में पास नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। और एक और टर्म है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या है? स्टे ऑर्डर। जब कोर्ट किसी को हुक्म देता है कि कोई काम नहीं करना, इसे कहते हैं स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन। इंजंक्शन, आपके घर के साथ हमसाया कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करवा रहा है छत पे जो एलडीए से अप्रूव नहीं करवाया नक्शा, और उसकी कंस्ट्रक्शन से आप डिस्टर्ब होते हैं, आप क्या करेंगे? कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले लेंगे, जिससे कोर्ट क्या ऑर्डर कहेगा भाईजान छत पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इंजंक्शन का अपोजिट होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब कोर्ट ऑर्डर ये करे कि कोई काम करना है, कोई काम करना है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, खाली प्लॉट था, और साथ ही जो हमसाया था उसने जो है वो ओपन था, दरमियान में दीवार नहीं थी। आपने प्लॉट खरीदा, अब आप ये चाहते हैं दरमियान में दीवार बना ली जाए। आपने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, सर ये हमसाया है, हम ये चाहते हैं कि ये अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, दरमियान में दीवार बना दी जाए। ये दरमियान में दीवार नहीं बना रहा। अब की बार कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के इंजंक्शन का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की दीवार बनाओ, बनाओ, ठीक है। और अगर ऑर्डर हो किसी चीज से मना करने का, इंजंक्शन। अगर आप प्रिंसिपल साहब के पास जाएं, कहें सर हमारे टीचर हैं लॉ के, वो हमें ऐसे कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, प्रिंसिपल साहब कौन सा ऑर्डर इशू करेंगे? इंजंक्शन का, कि नहीं पढ़ाने। और अगर आप जाके कहें सर ऐसे लॉ के टीचर ऐसे कंसेप्ट जो हमारे सिलेबस में है वो नहीं पढ़ा रहे, तो प्रिंसिपल साहब कौन सा ऑर्डर इशू करेंगे? शोड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ठीक है। फीस वापस नहीं होगी, फीस भी कभी कोई वापस करता है। चलिए आपके पास 5 मिनट है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि पार्लियामेंट के जरिए से जो लॉ बनेगा ना, उसे चेंज भी पार्लियामेंट के जरिए से होगा, जो बड़ा मुश्किल है। और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगी वो चेंज भी डेलीगेटेड अथॉरिटी करेगी, जो आसानी से। एससीसीबी ने चेंज करना है भाई, आज उसे पता चला इसमें चेंज है, कल को चेंज कर देगा। उधर कौन सी 2 महीने बाद मीटिंग होती है, वो तो रोज की रोज होती है। चलिए रीडिंग कर लीजिए, तब तक मैं आपका जो क्वेश्चंस और एमसीक्यू सेटअप करता हूँ। पॉज कीजिएगा जी। रीडिंग आपने कर ली होगी, कि क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है बल्क, ये कैसे डिसाइड होना है? देखें पार्लियामेंट, अगर किसी, मैंने एग्जांपल तो आपको सिर्फ कमीशन की दी ना, एससीसीपी की, लेकिन पार्लियामेंट बहुत से लॉज को बहुत सी दूसरी अथॉरिटीज को डेलीगेट कर रही होगी, एफबीआर को फॉर एग्जांपल, या कुछ दूसरी अथॉरिटीज को। तो 1-2 लोगों को पावर डेलीगेट करते ही हिसाब किताब रखना आसान होता है, लेकिन जब बहुत से लोगों को बहुत सी अथॉरिटीज को पावर डेलीगेट कर दें तो फिर उसका मैनेज करना, हिसाब रखना, कंट्रोल करना, उसको अपडेट रखना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा चीजें हो, अपडेट करना, अपडेट रखना, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बल्क का मतलब ये है। बल्क का ये मतलब भी है कि जिसको आपने पावर दी वो बहुत ज्यादा उस पावर का यूज कर सकता है। और ये भी है कि पार्लियामेंट जब बहुत सी अथॉरिटीज को पावर डेलीगेट कर रही होगी तो उसके लिए, पार्लियामेंट के लिए
उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, अप टू डेट रखना, उन सारी पावर्स को, उन सारी अथॉरिटीज को, या जो बाय लॉज बनाए गए हैं उनको मुश्किल हो जाता है अपडेट रखना। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? बाय लॉज का मतलब है सबऑर्डिनेट लॉज, यानी किसी बड़े लॉ के अंडर जो लॉ बनाए जाते हैं छोटे छोटे, उसको एक्सप्लेन कर लें, अपेंडिक्सेस कह दें, सब सेक्शन वगैरह कर लें। सब सेक्शन तो नहीं वैसे ट्रू मीनिंग, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं। सब जैसे मेन लॉ का ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या चाहिए, ये बाय लॉज, यानी लॉ की एक्सटेंशन कुछ। काफी सारे को अथॉरिटी दे देना तो ये तो बल्क में ही ना आएगा, वो तो काम आसान हो जाएगा। नहीं, काफी ज्यादा लोगों को अथॉरिटी दे देना काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी तो है, बल्क में हो जाएगा, कंट्रोल रखना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, जी ऑर्डिनेंस में कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं? यस, किसी भी एक्ट को भी कर सकते हैं, किसी भी लॉ को कर सकते हैं, लेकिन सर ये समझना इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट है। पार्लियामेंट ये कहती है कि कोर्ट की ऐसी की तैसी के हमारे बनाए हुए कानून के ऊपर कमेंट करें, क्योंकि लॉ ने कहा है हम पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, कोर्ट के पास पावर है उसको इंप्लीमेंट करने की। पार्लियामेंट का ये पॉइंट हुआ कि हमारा बनाया हुआ कोई लॉ चैलेंज नहीं हो सकता। कोर्ट वाले ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले, उसके जजेस, कि भाईजान ठीक है लॉ में ये लिखा हुआ है, हम इसको मानते भी हैं, लेकिन लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि जितने भी लॉज बनाए जाएंगे ना आईने पाकिस्तान के अंडर बनाए जाएंगे। तो अगर आप कोई ऐसा कानून बना लेते हैं जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो किसी के बुनियादी हकूक जिसका तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान करता है किसी के बुनियादी हकूक के खिलाफ हो, तो उस वाले कानून को हम नल एंड वाइड कर सकते हैं, क्योंकि वही कानून हमें भी ये कहता है क्या कि जितने भी कवानीन बनेंगे इस्लामिक लॉज के मुताबिक और इस साइन के मुताबिक बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कवानीन को कोर्ट नल एंड वाइड करार दे देता होता है, ये कह के कि ये आईने पाकिस्तान के, वरना तो कुछ पता नहीं है पार्लियामेंट में ये कानून पास हो जाए कि रिश्वत देना जायज है, हो जाए तो अच्छा, लॉ बन जाए तो बन जाए, कुछ कंट्री में शायद इस तरह की चीजें हो भी, लेकिन फिर वहां पे क्या ये ऐसा लॉ पास होना चाहिए? ये तो आईने पाकिस्तान की रूह के खिलाफ है। तो फिर इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहेगा कि नहीं सर ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ कानून है, इसको हम नल एंड वाइड करार दे रहे हैं, ये खत्म। वरना ये जो नैब की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, जो कवानीन है पार्लियामेंट ने पास कर दिए, ठीक है, तो कोर्ट में अब क्यों चैलेंज हो रहे हैं? इसी वजह से कि वो आईने पाकिस्तान के खिलाफ, इस बेस के ऊपर कोई नल एंड वाइड हो सकता है, वरना कोई कानून जो पार्लियामेंट पास करे वो होता है। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कानून में कोई चीज मेंशन नहीं की गई, लॉ बनाया गया लेकिन किसी ट्रांजैक्शन पे किसी चीज पे वो साइलेंट है, उसकी फिर इंटरप्रिटेशन जज करते हैं। जैसे नाअहली का कानून था, लेकिन नाअहल कितने अरसे के लिए होगा, 5 साल के लिए, कि ये नहीं था, तो ये फिर उस पर जज बैठे सर जोड़ के, उन्होंने अपनी डिस्कशन की और फिर कहा कि ये पीरियड होगा। चलिए वापिस आते हैं। क्वेश्चन 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल, गिविंग 2 एग्जांपल ऑफ इच। सिविल लॉ क्या है? जो किससे रिलेट करता है? लोगों के राइट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पर्सनल डिस्प्यूट से। क्रिमिनल लॉ किससे रिलेट करता है? पाकिस्तान पीनल कोड में जो एक्ट लिखे गए हैं उनकी वायलेशन हो, कोई भी क्राइम, उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट क्या हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, डेथ। जो असाइनमेंट, अच्छा जो असाइनमेंट नहीं करके आए उसको सजा, ये सिविल लॉ में आएगा कि क्रिमिनल में? इसकी डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, डेथ पेनल्टी। क्रिमिनल लॉ की डेथ पेनल्टी हो सकती है ना? बिल्कुल। अच्छा सिविल लॉ, वो एक था, एक और भी फर्क था, कौन सा? हाँ मेरे जहन में भी यही था, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये किस बेस के ऊपर होता है? ये डिसीजन, सिविल केस में डिसीजन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे, कि जिसका चांस ज्यादा हो। और क्रिमिनल लॉ का डिसीजन किस बेस पे होता है?
लेक्चर नहीं, अभी भी नहीं ले रहे, पहले भी नहीं लिया, अभी भी नहीं ले रहे। सिविल लॉ का डिसीजन किस बेस पे होता है? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे। क्रिमिनल लॉ का डिसीजन किस बेस पे होता है? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। प्राइस नहीं, अच्छा चले नहीं, हाँ छोटा नोट आ रहा है, आ गया। वो स्टूडेंट जो मुझे बताएगा कि सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में और अपील में जब एक पार्टी दूसरे के खिलाफ केस फाइल करती है तो पहली पार्टी को क्या कहते हैं और दूसरी पार्टी को क्या कहते हैं? 100 रुपया इनाम। पहली पार्टी को क्या कहते हैं? देखे बगैर है क्लास में कोई माइका लाल जो ये सवाल का जवाब दे 100 रुपए का इनाम ले, 100 रुपए का इनाम ले। वो अब देखिए सारा बता रहे हो। अच्छा चले एक, फिर इसके बाद ये भाई की बारी, 2, फिर अगर इन दोनों ने गलत जवाब दिया फिर आपकी बारी थी। लेकिन अब किताब बंद कर दें, हाँ, ताकि तब तक आपको भूल जाए। किस केस में? सिविल केस है, क्रिमिनल है, अपील का केस है? सिविल केस में, सिविल लॉ में जब एक पार्टी दूसरे के खिलाफ केस फाइल करे, पहली पार्टी को क्या कहते हैं? क्लेमेंट। और दूसरी पार्टी को डिफेंडेंट। और क्रिमिनल लॉ में कंप्लेनेंट। और दूसरे को रिफंडेंट। एक्यूज्ड। और अपील में नहीं, और कुछ नहीं बोलेगा। अपील में आप शुरू से सारे बताने पड़ेंगे। सिविल में जो केस फाइल करता है उसे कहते क्या है? पार्टी प्राइवेट पार्टी के दरमियान। सिविल लॉ प्राइवेट पार्टी के दरमियान में है ना, जिसके खिलाफ है, जिसने केस फाइल किया उसे क्या कहते हैं? क्लेमेंट कहते हैं। और क्रिमिनल में ये ले, आप बताएं सिविल केस में। प्लेंटिफ, क्लेमेंट, उन्होंने भी क्या, इसने भी क्या? कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड। नहीं, एक मिनट है। सिविल लॉ में जिसने केस फाइल किया उसे क्या कहते हैं? प्लांटिंग। आप कुछ प्लांट कर रहे हैं, वो टी लिखा ही नहीं हुआ, और सही पढ़ा ही नहीं जा रहा, एफ को टी पढ़ रहे हैं। प्लांटिव नहीं, जवाब नहीं दे, नहीं वो आपने निराश किया। ना सिविल लॉ में स्पेलिंग मिस्टेक है, लॉ में तो वो काउंट नहीं होता। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसा तो नहीं है प्लांटिव को आप प्लांटिंग कह दें। चलिए अच्छा आगे चल। एग्जांपल्स क्लियर हो गई? एग्जांपल्स क्लियर हो गई भाई, सवाल का जवाब मिल गया। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडेंटिफाई सेनेट्स रोल इन लेजिस्लेशन प्रोसेस। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान का कौन सा है? फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें सेनेट का रोल क्या है? लॉ मेकिंग। सेनेट का रोल क्या है? लॉ मेकिंग। और ये तो नेशनल असेंबली का रोल भी है, तो थोड़ा मजीद पॉइंट लिख दें, लॉ मेकिंग और बैलेंस रिप्रेजेंटिंग ऑल प्रोविंस। और इसमें सेनेट का रोल लिखा, उसने आगे डिटेल में इसका आंसर होगा, कुछ आप देना। क्वेश्चन 3 छापा लगा देना, बिल्कुल। क्वेश्चन 3, ये चैप्टर 1 मैंने आपको बताया था, इसमें केस स्टडीज नहीं आती। छापा चैप्टर 1 जरा छापा। अच्छा, छापा रट्टा लगाना कोई इतनी बुरी बात भी नहीं होती, हाँ, लेकिन बस ये डिसाइड करना पड़ता है किस चीज का रट्टा लगाना है और कैसे लगाना है। क्वेश्चन 3, रट्टा ही आप गलत तरीके से लगाते हैं। ऊपर हेडिंग याद करनी होती है सिर्फ, अब नीचे एक्सप्लेनेशन का भी रट्टा लगा रहे होते हैं, और जाहिर है नहीं याद होता, रट्टा मुफ्त में बदनाम हो जाता है। हालांकि अगर तरीके से लीके से लगाया जाए रटा तो वो बड़ी एफिशिएंट टेक्निक है, एफिशिएंट टेक्निक है। जैसे एक और टर्म जो है रटा की तरह वो बड़ा बदनाम हुई है, जुगाड़।
जुगाड़ हालांकि पता है किसका, किसी भी काम को एफिशिएंट वे में करना, इसे कहते हैं जुगाड़। ये अच्छी, ये देखा पाकिस्तानी जुगाड़ में माहिर होते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन 3, ब्रीफली डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन। कौन जवाब देगा? नेशनल असेंबली 1 2 3 4, नेशनल असेंबली सेशन में एक भी अगर गलत बताया ना प्राइज नहीं मिलना। शाबाश। नहीं, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब बता दें कि प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के तो मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, पहले ये बता दे फिर नॉट इन सेशन बता दे। हाँ तो बताएं, आता है। जी जी, नेशनल असेंबली में बिल पास होगा, नेशनल असेंबली में बिल पास होगा, सेनेट में जाएगा, फिर सेनेट में जाएगा। बहुत ही जी भाई, आप नेशनल असेंबली में पास होगा फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा। सेनेट की रिकमेंडेशन तो हो सकती है, अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। और जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो फिर सेनेट कर देगा, फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करेगा। शाबाश। जिसका वैलिडिटी पीरियड क्या है? 120 डेज। उसके अंदर ना नेशनल असेंबली डिसअप्रूव करना चाहे तो कर सकती है, और उसके बाहर एक्सटेंड भी कर, उसके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। शाबाश। यही बताने हैं तो बता देते भाई। क्वेश्चन 4, हाउ इज ए लॉ प्रोमलगेटेड व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन? नहीं, नॉट इन सेशन। इज सच लॉ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? ये तरीका क्या जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस पास होगा 120 दिन का। सच लॉ एनी वे डिफरेंट फ्रॉम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जब पास हो गया तो उतना ही इफेक्टिव है जितना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, सिर्फ एक फर्क होता है, टेन्योर 120 दिन का है, इससे ज्यादा। 5, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्स प्लेस। कैसे? व्हेन पार्लियामेंट delegates powers authority to make bylaws to an authority for specific purposes. Also, how control is exercised over delegated legislation? Parliamentary control, judicial control. Questions clear? ये 5 क्वेश्चन थे। अब MCQs। टाइम हो गया, अभी है टाइम, छोड़ 10 MCQs हम 15 हैं तो कोई बात नहीं। द प्रेसिडेंट असाइनमेंट, अच्छा आप तो जैसे कर ही आएंगे ना। अच्छा, मेजोरिटी की बेस पर डिसाइड कर लेते हैं, वोटिंग करा लेते। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसी क्लास में अभी के अभी MCQs डिस्कस होने चाहिए, और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि कल डिस्कस होने चाहिए? हाँ, कल वाले स्टूडेंट, अच्छा कल वाले स्टूडेंट ज्यादा है, जज्बाती हो गया। चलिए ठीक है। हाँ, चूंकि हम कंफर्टेबल लेवल पे हैं, इंशाल्लाह 31 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वरना मैं आपसे पूछता भी ना। आपसे आपके घर वाले कभी नहीं पूछते कुछ, मैं पूछूंगा आपसे, हैं, और आप अच्छा मशवरा देंगे मुझे। ठीक, आज का लेक्चर यहाँ। अच्छा, आपकी होम असाइनमेंट है ये, MCQs अटेम्प्ट करके आने और मैंने चेक करने हैं, ठीक है जी। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।